नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे पास आज कई दिलचस्प स्रोत हैं, नागरिक उड्डयन सुरक्षा से लेकर आप देखिए भारत की मिसाइल क्षमताओं तक। हाँ, और निजी उच्च शिक्षा में आरक्षण जैसे अहम नीतिगत मुद्दे भी हैं। बिल्कुल, नए व्यापार समझौते और कुछ कानूनी बदलावों पर भी बात करेंगे। तो चलिए आज का मकसद है इन अलग-अलग स्रोतों से जरूरी बातें निकालना, समझना कि भारत के शासन, रणनीति और समाज में आखिर चल क्या रहा है। सही कहा। और दिलचस्प ये है कि कैसे ये अलग-अलग विषय है। मतलब चाहे वो हवाई सुरक्षा हो, शिक्षा हो या मिसाइल तकनीक, ये सब शासन, विकास और सुरक्षा के बड़े सवालों से जुड़े हुए हैं। हम देखेंगे कि कैसे नीतियां जमीनी हकीकत को आकार दे रही हैं। तो शुरुआत करते हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा पर जो संसदीय समिति की रिपोर्ट आई है उससे। रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि डीजीसीए में करीब 50% स्टाफ कम है। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और भर्ती प्रक्रिया भी बहुत धीमी बताई गई है। और जो हवाई यातायात नियंत्रक हैं, मतलब ATCOs, उनकी भी लगातार कमी है और उन पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है। ये आंकड़े तो सिस्टम में जो कमजोरियां हैं उनकी तरफ साफ इशारा कर रहे हैं। समिति ने कुछ ठोस सुझाव भी दिए हैं, जैसे डीजीसीए को पूरी आजादी, मतलब ऑटोनॉमी देने की बात कही है। अच्छा। भर्ती के लिए खास इंतजाम, ATCOs की थकान मैनेज करने का सिस्टम, और ये सब एक तय समय में करने को कहा है। तो ये सिर्फ सुरक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि ये जो हमारा एविएशन सेक्टर इतनी तेजी से बढ़ रहा है उसको ठीक से मैनेज करने का भी सवाल है। सही बात है। अब शासन से जुड़ा एक और अहम मामला देखते हैं। गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे चुने हुए अधिकारियों के कार्यकाल को लेकर 3 विधेयक लाए गए हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। इनका मकसद बताया गया है संवैधानिक नैतिकता और गुड गवर्नेंस को बनाए रखना। इसमें खास बात यह है कि अगर कोई मंत्री जिस पर ऐसे अपराध का आरोप है जिसमें सजा 5 साल या ज्यादा हो सकती है, हाँ, और वो 30 दिन तक हिरासत में रहता है, तो उसे हटाने की प्रक्रिया 31वें दिन शुरू करनी होगी। अच्छा, 30 दिन की हिरासत के बाद ही? जी। और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के मामले में या तो वो इस्तीफा दे, वरना 31वें दिन वो खुद ब खुद हटे हुए माने जाएंगे। वे मौजूदा कानून से अलग कैसे है? वो जो जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 है। हाँ, देखिए वो कानून, मतलब उसकी धारा 8 सजा मिलने पर यानी दोष सिद्धि के बाद लागू होती है, जबकि ये नया प्रस्ताव सिर्फ 30 दिन की हिरासत पर ही एक्शन की बात कर रहा है। तो ये एक बड़ा बदलाव है। समझ गई। अब शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो एक संसदीय समिति ने प्राइवेट हायर एजुकेशन संस्थानों में भी आरक्षण की वकालत की है। हाँ, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 15(5) और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया है। और कुछ आंकड़े भी दिए हैं, जैसे बिट्स पिलानी में 2024-25 में ओबीसी छात्र सिर्फ 10%, SC 0.5% और ST 0.8% थे। ये तो काफी कम है। बिल्कुल। तो समिति ने सिफारिश की है कि कानून बनाकर निजी संस्थानों में ओबीसी के लिए 27%, SC के लिए 15% और ST के लिए 7.5% आरक्षण अनिवार्य किया जाए। लेकिन इसका वित्तीय बोझ कौन उठाएगा? ये अहम सवाल है। समिति ने कहा है कि सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जैसे कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में 25% कोटे के लिए होता है। अच्छा। और साथ ही ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करने और जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया है। सामाजिक न्याय से जुड़ा एक बड़ा पहलू है ये। अच्छा, अब जरा रणनीतिक मोर्चे पर आते हैं। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हाँ, अग्नि 5 IRBM यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये परमाणु हथियार ले जा सकती है, सतह से सतह पर मार करती है, रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा DRDO ने बनाई है। और इसमें सबसे खास बात है MIRV तकनीक का इस्तेमाल। MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। आसान भाषा में कहें तो एक ही मिसाइल से कई अलग अलग ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया जा सकता है। इस तकनीक के साथ IRBM रखने वाले बहुत कम देश हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, अब भारत भी इस क्लब में शामिल हो गया है। इससे भारत की जो प्रतिरोधक क्षमता है, मतलब डेटरेंस कैपेबिलिटी, वो काफी बढ़ जाती है। ये तो वाकई बड़ी सामरिक उपलब्धि है। अब आर्थिक मोर्चे पर देखें तो भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, मतलब EAEU के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA के लिए बातचीत शुरू हुई है। हाँ, EEU में रूस, कजाकिस्तान, बेलारूस, आर्मेनिया, किर्गिस्तान है। 2024 में हमारा इनके साथ द्विपक्षीय व्यापार करीब $69 बिलियन का था।
तो इस FTA से क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद तो है कि व्यापार बढ़ेगा, भारतीय निर्यातकों को खासकर MSMEs को एक बड़ा बाजार मिलेगा और ऊर्जा साझेदारी जैसे रूस से तेल वगैरह का आयात उसमें भी मदद मिलेगी। और रणनीतिक तौर पर? रणनीतिक तौर पर देखें तो रूस के नेतृत्व वाले इस गुट से रिश्ते मजबूत होंगे। ये भारत की जो मल्टी अलाइनमेंट की नीति है उसको और बल देता है। मतलब आर्थिक और सामरिक दोनों तरह के हितों को साधने की कोशिश। चलते चलते एक और खबर, लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 पास हो गया है। हाँ, ये सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। इस बिल का मकसद है ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को रेगुलेट करना और बढ़ावा देना। और ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह पाबंदी लगाना। जी हाँ, एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश है आर्थिक संभावनाओं और सामाजिक चिंताओं के बीच। तो आज हमने कई अहम पहलुओं पर बात की, शासन में सुधार की जरूरतें, एविएशन सुरक्षा, मंत्री पद की गरिमा, शिक्षा में समानता। बिल्कुल, साथ ही भारत की बढ़ती रणनीतिक ताकत जैसे अग्नि 5 और नए आर्थिक अवसर जैसे EAEU के साथ FTA और ऑनलाइन गेमिंग जैसे नए उभरते क्षेत्रों का नियमन। आज की बातचीत से एक बात तो साफ है कि भारत के सामने ये चुनौती लगातार बनी हुई है कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों में जो तेज विकास हो रहा है उसे मजबूत नियमों, सुरक्षा और समानता के सिद्धांतों के साथ बैलेंस किया जाए। बिल्कुल, और इसी सोच के साथ एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाते हैं, इन तमाम विकासों और जरूरतों के बीच सही संतुलन आखिर कैसे पाया जा सकता है और भविष्य के लिए इसके मायने क्या हो सकते हैं? अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।